ओके सो हेलो वेलकम बैक अराउंड दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज से। मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। वैसे ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चे ना बहुत मिस्टेक करते हैं इस टॉपिक पे। कैसे मिस्टेक करते हैं, क्या होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आगे। ठीक है, सुनो अच्छे से। मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज जो है ये क्या होता है कि जब बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं ना तब वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज से। दो कारण हो सकता है। एक तो उनको समझ में नहीं आता मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज क्या होता है, एंड दूसरा होता है कि उन लोगों ने कभी भी अपना फुल कंसंट्रेशन दे के ये टॉपिक समझने की कोशिश नहीं की। ठीक है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है इस टॉपिक को। क्या है मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज? सुनो, ये मैं सबसे पहले आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव से समझाऊंगा, फिर इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जो लिखा है वो आपको समझाऊंगा, फिर इसका एक माइंड मैप जो है वो मैंने बना के रखा है यहाँ पे, उसके हिसाब से मैं समझाऊंगा। मतलब इतना डिटेल ही समझाऊंगा कि आपको प्यार हो जाएगा मिस जॉइंडर ऑफ पार्टी से। सबसे पहले अच्छे से समझो, मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज, नाम से ही पता लग रहा है, नाम से ही पता लग रहा है मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज। मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज मतलब कुछ रॉन्ग हो रहा है, कुछ गलत हो चुका है। मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज किससे रिलेटेड? पार्टीज से रिलेटेड। देखो एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले अगर मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो आप सोचोगे सर ये तो ईजी था, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे सो दैट आपको कुछ समझ में ना आए, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। सुनो, देखो, मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज रेफर्स टू अ सिचुएशन इन अ लॉ सूट वेयर अ पार्टी इज इंक्लूडेड, या बताओ ना, where a party is included, when a party is included incorrectly, क्या बताओ? incorrectly, where a party is included incorrectly, where a party is included incorrectly, this can happen in two main ways। दो प्रकार से हो सकता है। एक बंदा जो है ना इनकरेक्टली ज्वाइन हो चुका है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं ना कि देखो ये जो हम लोग केस करते हैं ना एक दूसरे के ऊपर, ऐसा नहीं होता हमेशा कि एक बंदा दूसरे बंदे के ऊपर केस कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे बंदे मिल के, ठीक है, बहुत सारे बंदे मिल के एक साथ केस कर रहे हैं एक बंदे के अगेंस्ट। ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदा जो है बहुत सारे डिफेंडेंट के अगेंस्ट जो है वो केस कर रहा है। जो केस करता है उसका नाम होता है प्लेंटिफ, जो डिफेंड करता है, अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए खड़ा रहता है, वो हो जाता है डिफेंडेंट, जो अपने आप को डिफेंड करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जब यहाँ पे मल्टीपल लोग होंगे ना, वहाँ पे अगर किसी एक इंसान जो यहाँ पे उनको होना नहीं चाहिए था लेकिन वो है यहाँ पे, तो तब जाके कहा जाता है मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज। या तो प्लेंटिफ के ग्रुप में से कोई एक इंसान हो सकता है जो कि बिना वजह यहाँ पे एडेड है, ठीक है, या तो डिफेंडेंट के ग्रुप में हो सकता है एक इंसान जो बिना वजह यहाँ पे एडेड है। इतना समझ में आ रहा है? और अच्छे से समझाऊंगा। देखो देखो, दिस कैन हैपन इन टू वेज। मिस जॉइंडर दो प्रकार से हो सकता है। ज्वाइनिंग अ पार्टी हु शुडंट बी इन्वॉल्व्ड, ईदर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। या तो प्लेंटिव हो सकता है या तो डिफेंडेंट हो सकता है, ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइनिंग अ पार्टी हु शुडेंट बी इन्वॉल्व। तो यहाँ से एक बंदा जो है ये इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया जो ज्वाइन नहीं करना चाहिए था। या तो प्लेंटिव हो सकता है या तो डिफेंडेंट हो सकता है। नाउ ज्वाइनिंग पार्टीज हुज क्लेम्स और डिफेंसेस अगेंस्ट ईच अदर हैव नथिंग टू डू विद द मेन लॉ सूट। इसका मतलब मैं तुमको समझाता हूँ कि जो मेन लॉ सूट है जिसके कारण ये केस चल रहा है, ठीक है, जिसके कारण ये केस चल रहा है दो पार्टीज़ के बीच में, ये पार्टी और ये पार्टी के बीच में केस चल रहा है। इन दोनों में से कोई भी एक बंदा ऐसा हो सकता है कि जिसका क्लेम, या तो ये अगर प्लेंटिव है तो वो क्लेम करेगा ना, और ये अगर डिफेंडेंट है तो वो डिफेंस करेगा अपने आप को। जिसका क्लेम या तो डिफेंस अगेंस्ट ईच अदर हैव नथिंग टू डू विद द मेन लॉ सूट, जिसका कोई मतलब है ही नहीं, जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है मेन लॉ सूट से। ठीक है ना, ये मतलब यहाँ पे एक इम्पोस्टर है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, ये वाला ग्रीन वाला बंदा पकड़ लो, यहाँ पे ये वाला ग्रीन वाला बंदा, जिसका केस समझो अच्छे से, इसका जो केस होगा ना ये अलग है, इसका भी केस अलग है
ना तो ये क्लेम कर रहा है, जो ना ये जो क्लेम कर रहा है ना, ये जो क्लेम कर रहा है या फिर ये जो डिफेंड कर रहा है ना, वो मेन मुद्दे से अलग ही है। तो अगर अलग है तो आप इस ग्रुप में क्या कर रहे हो, आप इस ग्रुप में क्या कर रहे हो, तब जाके इसको कहा जाता है मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, ठीक है, इतना समझ में आ चुका है। अब इंस्टीट्यूट के मटेरियल में हम लोग समझेंगे। ये मैंने आप लोग को समझा दिया है, ये आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हो, या तो आप ये लिख सकते हो जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में हूबहू है। ठीक है, देखो, where more than one persons joined in one suit as plaintiff or defendant, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल ज्वाइन कर रहा है, मोर देन वन पर्सन ज्वाइन कर रहा है, या तो प्लेंटिफ के साइड से या तो डिफेंडेंट के साइड से। ठीक है, इन whom or against whom any right to relief does not arise or against whom separate suit are brought, no common question of law or fact would arise। इतना पहले समझ लो, दिमाग के ऊपर से चला जाएगा अगर ज़्यादा मैंने सिखा दिया तो। इतना सबसे पहले समझ लो। क्या बोले? वेयर मोर देन वन पर्सन ज्वाइंड इन वन सूट, एक सूट में एक से ज़्यादा लोग ज्वाइंड है, जिसमें से या तो प्लेंटिफ हो सकता है, डिफेंडेंट हो सकता है, इन हुम और अगेंस्ट हुम एनी राइट टू रिलीफ। रिलीफ किसको मिलेगा? अगर मैं सूट कर रहा हूँ, फाइल कर रहा हूँ, रिलीफ के लिए ही फाइल कर रहा हूँ ना, कि मेरे को कुछ आराम मिले, मेरे को कुछ रिलीफ मिले, मेरे को कुछ न्याय मिले। तो रिलीफ किसको मिल रहा है? प्लेंटिफ को मिल रहा है। ये प्लेंटिफ वाला पार्टी, ये डिफेंडेंट वाला पार्टी है ना। तो या तो रिलीफ, राइट टू रिलीफ डज नॉट अराइज, और अगेंस्ट हुम सेपरेट सूट आर ब्रॉट, अगेंस्ट हुम सेपरेट सूट आर ब्रॉट। इसका मतलब ये होता है कि इनमें से कोई एक बंदा हो सकता है जिसका अलग सूट होना चाहिए, जिसका अलग सूट, सेपरेट सूट होना चाहिए। ये ग्रुप में जो आया है ना बंदा, वो मिस जॉइंडर ऑफ पार्टी है, जिसमें होना नहीं चाहिए। ठीक है, सेपरेट सूट आर बॉट, नो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ, मतलब कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, कॉमन नहीं है। इनका जो मेन मकसद है यहाँ पे एकजुट होने का, उसका कॉमन ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। कॉमन बताओ ना, क्या क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट है ही नहीं। क्यों कॉमन नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक इम्पोस्टर है जो होना नहीं चाहिए था यहाँ पे, या बाई मिस्टेकली हो जाता है। ये मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज वुड अराइज। इट इज़ अ केस ऑफ मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज। टू अवॉइड सच मिस जॉइंडर, टू फैक्टर आर एसेंशियल, दैट इज द राइट टू रिलीफ must arise out of the same act or transaction brought by the plaintiff against the defendant. There is a common question of law. तो अगर दो क्वेश्चन हम लोग प्रॉपरली आंसर कर रहे हैं तो ये मिस जॉइंडर ऑफ पार्टी जो है कभी होगा ही नहीं। वो दो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि जो तुम रिलीफ मांग रहे हो, ठीक है, वो क्या सेम है रिलीफ जो बाकी सारे मांग रहे हैं? अगर सेम है तो तुम सही जगह पे हो। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन अगर पूछ रहा है, अगर तुम्हारा क्वेश्चन भी कॉमन है, इन सब के जैसा है, तब सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज हम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज। अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला पोर्शन जो है इंस्टीट्यूट के मटेरियल में देकर रखे हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड है। इसको और इजी बनाने के लिए मैंने ये वाला पोर्शन जो है ना लिखा है, जो सेम मीनिंग देता है लेकिन मोर अंडरस्टैंडेबल है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये भी लिख सकते हो। अगर आप इंस्टीट्यूट का लिखना चाहते हो तो आप ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि आप ज़िंदगी में कभी ये भूलो ही नहीं, तो आगे वाला पॉइंट देखो। इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, बहुत डर्टी हो चुका है ये वाला पोर्शन। थोड़ा मैं इरेज करके ना सुंदर बना देता हूँ, जगह मतलब बन जाए, फिर हम लोग करेंगे। देखो ये इतना हो चुका है। अब देखो मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज़ का माइंड मैप मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये माइंड मैप है, ये आपका माइंड है, और ये मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ। सेंट्रल टॉपिक क्या है? सेंट्रल टॉपिक क्या है? सेंट्रल टॉपिक है हमारा मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज़। ठीक है, मेन ब्रांचेस क्या है? दो प्रकार के ब्रांचेस है इसमें। ठीक है, ये पहला ब्रांच और ये दूसरा ब्रांच। पहला ब्रांच है ये वाला, पहला ब्रांच आपका, ये पहला ब्रांच और ये दूसरा। पहला ब्रांच वाला क्या कहता है? कहता है मिस जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ। दो प्रकार से हो सकता है ना, या तो प्लेंटिफ या तो डिफेंडेंट। तो मिस जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ माने क्या है सर? माने
इम्प्रॉपरली जॉइंड प्लेंटिफ, जो कि ज्वाइन होना नहीं चाहिए। प्लेंटिफ एक साथ आ चुके हैं जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका अलग अलग सूट होना चाहिए था। और दूसरा है मिस जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट, इम्प्रॉपरली जॉइंड डिफेंडेंट। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल से भी समझेंगे। सबसे पहले इसको मतलब समझते हैं हम लोग। मिस जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ का मतलब होता है, इसमें क्लेम होता है, क्लेम नॉट फ्रॉम सेम इवेंट सेम ट्रांजैक्शन। मतलब जो क्लेम हो रहा है, मतलब जो क्लेम हो रहा है, इतना सारा पार्टीज है ना, प्लेंटिफ इतना सारा है, तो इनमें से एक हो जाएगा इम्पोस्टर। इसका जो क्लेम है, इन सब का क्लेम जो है वो सेम नहीं है, नॉट फ्रॉम सेम इवेंट और ट्रांजैक्शन, सेम नहीं है। नो लीगल रीज़न टू जॉइन फोर्सेस, कोई लीगल रीज़न ही नहीं है कि आप एक साथ आ रहे हो, ये तो बाय मिस्टेक हो जाता है। तो ये वाला बंदा जो इनके साथ ज्वाइन कर रहा है ना, कोई लीगल रीज़न ही नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझाओ सर, एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। एग्जाम्पल, 2 people सूज अ रेस्टोरेंट, दो बंदे रेस्टोरेंट को सू करते हैं। 1 फॉर फूड पॉइजनिंग और दूसरा 1 फॉर अ स्लिप एंड फॉल। ठीक है, क्या बताओ फिर से? 1 फॉर फूड पॉइजनिंग, 1 फॉर स्लिप एंड फॉल। इसका मतलब मैं तुमको समझाता हूँ कि 2 बंदे हैं, ठीक है, 2 बंदे हैं, एक ने फूड पॉइजनिंग जो है, उसको फूड पॉइजनिंग हो गया है, वो रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया, उसको फूड पॉइजनिंग हो गया। क्या हो गया? फूड पॉइजनिंग हो गया। और दूसरा जो है उसी रेस्टोरेंट में गिर गई, ठीक है, चलते चलते गिर गई, वेट फ्लोर थी, देखा नहीं उन्होंने, तो गिर गई। तो दोनों कौन है? प्लेंटिफ है। तो दोनों एक साथ आ जाए क्या? दोनों पार्टी से एक कर ले, क्या बताओ ना? दोनों एक साथ आ जाते, एक साथ करते लड़ाई, एक साथ प्लेंटिफ बनते? नहीं, मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज हो जाएगा। तो जब ऐसे 2 पार्टीज एक साथ आ जाते हैं ना, तो ये मिस जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ्स है, मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज है। प्लेंटिफ का पार्टी है, ठीक है ना? कौन सा पार्टी है? प्लेंटिफ, जिसमें मिस जॉइंडर हुआ है, ठीक, जहाँ पे ज्वाइन होना नहीं चाहिए था। समझ में आ रहा है? दूसरा है मिस जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट, नॉट इन्वॉल्व इन द सिचुएशन। डिफेंडेंट मतलब वही है, पार्टीज बहुत सारे डिफेंडेंट है, इसमें और एक बंदा जो यहाँ पे इम्पोस्टर है। अब देखो, नॉट इन्वॉल्व इन द सिचुएशन, ये बंदा सिचुएशन के टाइम पे था ही नहीं, ये क्यों डिफेंडेंट बन जाएगा? ये तो अलग है। मिस जॉइंडर और डिफेंडेंट तभी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ। suing a company and its delivery partner for a product defect. If delivery partner had no role in manufacturing, ठीक है, ये वाला काट देते हैं, इतना याद रखना, डिलीवरी पार्टनर हैड नो रोल इन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, समझाओ सर, समझाओ। सुनो, तुमने मिंत्रा से ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया? तुमने मिंत्रा से ऑर्डर किया शर्ट या तो टॉप, टी शर्ट, ये सारा ऑर्डर किया, डिफेक्ट निकला, तो तुमने सोचा कि मेरे को सू करना है कंपनी के ऊपर। ये फॉर एन एग्जाम्पल है, ठीक है, तुम तो रिटर्न कर ही सकते हो, लेकिन सू करना है, तुमने सोचा सू करना है। और तुम सू करते करते तुम जो सूट फाइल कर रहे हो ना, उसमें तुमने डिलीवरी पार्टनर को भी लपेटे में ले लिया। कह रहे हो कि वो जो बंदा आया था देने के लिए डिलीवरी का डिलीवरी पार्टनर था। मतलब डिलीवरी तो एक कंपनी है ना, ये डिलीवरी जो है ये कंपनी है जो डिलीवरी करता है, तो इसको भी लपेटे में ले लिया। तो भैया इस डिलीवरी पार्टनर का क्या दोष? वो प्रोडक्ट ख़राब आया, तुम मिंत्रा को गाली दो, ठीक है, तुम इसको क्यों गाली दो, इसको क्यों लपेटे में ले रहे हो? तो अगर आप दोनों के अगेंस्ट अगर आप केस फाइल कर रहे हो, तो इसमें तो इसका तो डिलीवरी पार्टनर का तो कोई गलती नहीं था ना, तो ये मिस जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट हो गया ना। इसका तो होना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे। ये क्यों डिफेंड करेगा अपने आप को? गलती तो किसी और ने किया है। समझ में आ रहा है चीज़? हाँ जी, बताओ ना भाई मेरे, समझ में आ रहा है? तो ये तो इम्पोस्टर है सर, ये वाला जो बंदा है ना, ये इम्पोस्टर है, ठीक है। तो मिंत्रा को गाली दो, लेकिन डिलीवरी पार्टनर का क्या गलती? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर डिलीवरी पार्टनर को भी तुमने लपेटे में ले लिया एज अ डिफेंडेंट,
तो भैया उसका तो कोई रोल ही नहीं था इसमें, वो तो सिर्फ आके सामान पहुंचाया आपको, है ना। तो तब क्या हो जाएगा, मिस जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट, मिस जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट। अब पूरा समझ में आ चुका है। अब अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या आप बना के भी लिख सकते हो? हाँ, आप बना के भी लिख सकते हो। क्या इतना टैलेंट आप में होगा? हाँ होगा। अगर केस स्टडी पूछ लिया तो हो पाएगा? हाँ हो पाएगा। केस स्टडी भैया आएगा इस टॉपिक पे, ठीक है। समझ में आ चुका है, ओके। नेक्स्ट हम लोग करेंगे फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन प्रोसीडिंग ऑफ अ सूट। इंपॉर्टेंट स्टेजेस देखेंगे। सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। देखो, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 4 ऑफ CPC एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड, ठीक है, बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट, मतलब प्लेंटिव होना चाहिए वहाँ पे। सर्विस ऑफ समॉन, समॉन हो सकता है, हाँ हो सकता है। व्हेन अ सूट हैज़ ड्यूली बीन इंस्टीट्यूटेड अ समॉन मे बी इशूड टू द डिफेंडेंट बाय द कोर्ट। आपके अगेंस्ट में मैंने केस किया तो कोर्ट आपको सम्मन भेजेगा कि भैया तुम्हारे अगेंस्ट में केस हुआ है, तुम आओ कोर्ट में। ये सम्मन करेगा, बुलाएगा तुमको। फिर है फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम, ये तो होता ही रहता है। अकॉर्डिंग टू द डिफेंडेंट शैल विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस समवन ऑन हिम प्रेजेंट अ रिटन स्टेटमेंट टू हिज डिफेंस। डिफेंडेंट कौन? तुम, क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर केस किया। तुम 30 दिन के अंदर अंदर 30 दिन के अंदर अंदर तुमको कुछ रिटर्न बताना है कि भैया मैं अपने आप को डिफेंड कर रहा हूँ, ये मेरा रीज़न है, वो लिख के तुमको भेजना है 30 दिन के अंदर अंदर। दिस इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन टू स्टेट रूल विच में अलाउ टू फाइल विद इन 120 days ऑन पेमेंट ऑफ कॉस्ट। इसका मतलब है कि ये जो 30 दिन का टाइम है इसका एक्सटेंशन मिलेगा मैक्सिमम 120 days, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये सर्टन, ये कोर्ट अलाउ करेगा, ठीक है। फिर अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 9 द पार्टी शुड अपीयर ऑन द डे फिक्स्ड बाय द सम्मन। सम्मन में जो डेट रहेगा, कोर्ट ने जो डेट डिसाइड किया सम्मन में, उसी टाइम पे तुमको प्रेजेंट होना होगा। एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, द कोर्ट एग्जामिन द पार्टीज टू द कोर्ट। तो कोर्ट जो है आपको एग्जामिन करेगा कोर्ट में। फिर है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, द कोर्ट फ्रेम्स द इशू अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 14। फिर है हियरिंग, द कोर्ट हियर्स द पार्टीज। लास्ट में है जजमेंट, द कोर्ट प्रोनाउंसेस द डिक्री ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 20। डिक्री मतलब जिसके सपोर्ट में जजमेंट जा रहा है वो डिक्री होल्डर। तो ये प्रोसीजर रहता है कि सूट अगर फाइल किया हमने तो कितने दिन के अंदर अंदर क्या क्या होता है। तो ये नॉर्मल जनरल प्रोसीजर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिलीवरी ऑफ समन्स बाय कोर्ट। जब कोर्ट डिलीवरी करता है समन तो उसमें कुछ नियम कानून रहता है। इस बार इंस्टीट्यूट के मटेरियल में बहुत ज़्यादा नियम कानून बता के रखा है। आप अगर पढ़ने जाओगे दिमाग ख़राब हो जाएगा। यही नियम कानून मैंने इजी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिया है, बहुत छोटे वर्ड में यहाँ पे समेट चुका हूँ मैंने, समरी बना दिया है, ठीक है। तो आपको इंस्टीट्यूट का मटेरियल एक बार साइड में ले लेना है, पढ़ लेना है। अगर समझ पाओ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ पाओ यहाँ से कर लेना है। और एक चीज़, अगर तुमको डाउट है कि सर सच्ची में वही इंस्टीट्यूट का मटेरियल के इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ जो है वो इतना छोटे में बना दिए सर, तो आप कंपेयर कर लेना घर में बैठ के, ठीक है। चलो, डिलीवरी ऑफ समन बाय कोर्ट, इसमें पॉइंट के हिसाब से मैंने बनाया है सो दैट आपको समझ में आ जाए इजीली। इशूइंग द समन, इशू कैसे करेगा? देखो, आफ्टर अ लॉ सूट इज फाइल्ड, after a lawsuit is filed, the court issue a summon requiring the defendant to respond to the claim within 30 days। ये आपको पता है 30 दिन के अंदर the defendant रिप्लाई करेगा। No summon needed if defendant admits claim। इसका मतलब है if the defendant appears when the lawsuit is filed, मतलब जब तुम्हारे अगेंस्ट में फाइल कर रहा हूँ लॉ सूट, तब अगर तुम हो वहाँ पे तो समन वमन का कोई ज़रूरत ही नहीं है। एंड admit the plaintiff's claim, a summon is not necessary। तुमने एडमिट कर लिया, तुमने अपने आप को आपने आप ही एडमिट कर लिया कि हाँ सर मैंने ही किया है, तो तुमको क्यों समन भेजे कोर्ट, टाइम क्यों वेस्ट करे 30 दिन का? जिस दिन मैंने सूट फाइल किया उसी दिन तुमने एडमिट कर लिया कि हाँ सर मैंने ही किया है पाप काम। फिर है डिफेंडेंट्स अपीयरेंस, द डिफेंडेंट कैन रिस्पॉन्ड टू द समन इन पर्सन थ्रू अ लॉयर, जिसको प्लीडर कहते हैं हम लोग, और विथ समवन हु कैन आंसर क्वेश्चंस अबाउट द केस, या तो लॉयर या तो किसी और के साथ जो इस केस से रिलेटेड आंसर दे पाए। सम्मन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? सम्मन मस्ट बी साइंड बाय अ जज
और ऑथोराइज्ड ऑफिसर सील्ड बाय द कोर्ट एंड इंक्लूड अ कॉपी ऑफ द लॉ सूट कंप्लेंट। तो सम्मन जब आपके पास आएगा, पकड़ लो ना कि आपके पास सम्मन आ रहा है कोर्ट से, तो कैसा रहेगा, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा। हमेशा याद रखना वहाँ पे जज का साइन होगा। अगर जज का साइन नहीं है तो जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है, जो जज ने ऑथराइज कर रखा होगा कि भैया तुम ऑथराइज्ड ऑफिसर हो, उस ऑथराइज्ड ऑफिसर का साइन होगा, पुलिस ऑफिसर का साइन होगा। सील होना चाहिए, ओपन नहीं होगा, ओपन एनवेलप में नहीं होगा, वो हमेशा सील होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमेशा सील होता है। जब भी कोर्ट में से कोई भी सर्च वारंट आता है या फिर सम्मन आता है, हर हमेशा सील होगा। अगर ओपन पेपर कोई दे रहा है, एक्सेप्ट ही नहीं करना है, ठीक है। एंड इंक्लूड अ कॉपी ऑफ द लॉ सूट कंप्लेंट, और वहाँ पे लॉ सूट का आपके अगेंस्ट में जो केस हुआ है उसका कंप्लेंट भी, रजिस्टर्ड कंप्लेंट भी कॉपी वहाँ पे जाएगा कि आपको क्यों बुला रहे हैं, आपको सम्मन क्यों किया गया है, किसने तुम्हारे अगेंस्ट में, किसने आपके अगेंस्ट में कुछ कहा है। फिर है कोर्ट ऑर्डर अपीयरेंस। इसका मतलब क्या होता है सर, कोर्ट ऑर्डर अपीयरेंस। देखो, द कोर्ट कैन ऑर्डर द डिफेंडेंट और प्लेंटिफ टू अपीयर इन पर्सन इफ डीम्ड नेसेसरी। कोर्ट को अगर सही लगे तो कोर्ट बुला सकता है, दोनों पार्टी को बुला सकता है या फिर किसी एक को भी बुला सकता है, या तो डिफेंडेंट को बुलाएगा या तो प्लेंटिफ को या तो दोनों को। समन का पर्पस क्या है, द समन मस्ट स्पेसिफाई वेदर इट्स फॉर रिजॉल्विंग केस इशू और फॉर फाइनल जजमेंट। समन में लिखा होगा कि जो आपको बुलाया जा रहा है ये क्या आपके केस को डिस्कस करने के लिए बुलाया जा रहा है या फिर फाइनल जजमेंट सुनाना है कोर्ट को, सीधा जजमेंट, इसलिए आपको बुलाया जा रहा है। अब एक बच्चा जो है वो क्वेश्चन पूछेगा, सर एक बात बताओ, अगर मैं गया नहीं, सम्मन के ऊपर सम्मन भेजा, मैं गया नहीं, तो सर क्या हो सकता है। तो भैया मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि केजरीवाल मत बनो। अगर कोर्ट ने आपको बुलाया है, सम्मन दिया है, तो जाओ, जाके देखो कि क्या हुआ है, क्या किस प्रकार से क्या हो रहा है, तो तब थोड़ा रिलीफ मिलता है। अगर सम्मन के बाद सम्मन अगर आप इग्नोर करते हुए जा रहे हो तो भैया फिर तो आपको अभी देखो 90 डेज़ के ऊपर हो रहा है केजरीवाल को। समझ में आ रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर इतना सम्मन भेजे कोर्ट और आप ना जाओ तो कोर्ट भी तो सख्त हो जाएगा ना। तो कोर्ट अगर बहुत हार्ड हो रहा है आपके ऊपर, आपने ही किया है ये चीज़ कांड, तो कोर्ट का हमेशा सम्मान करना चाहिए। अब देखो, कोर्ट ऑर्डर अपीयरेंस, द कोर्ट, ये तो हो चुका है, समन पर्पस हो चुका है। कॉपी ऑफ कंप्लेंट, अ कॉपी ऑफ द लॉ सूट कंप्लेंट मस्ट ऑलवेज बी इंक्लूडेड विद द समन, ये तो पता ही है। फिर डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन, देखो समन में बोल सकता है जज, शुड इंस्ट्रक्ट द डिफेंडेंट टू ब्रिंग ऑल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स टू द कोर्ट फॉर देयर डिफेंस। कोर्ट बोलेगा मतलब जज बोलेगा कि भैया डिफेंडेंट तुम तो डिफेंड करोगे अपने आप को, और अपने अगेंस्ट अगर कुछ है बोलने के लिए तो तुम्हारे पास जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है अपने डिफेंडेंट को प्रूफ, अपने को डिफेंड करने के लिए, अपना जो बेगुनाही है उसको प्रूव करने के लिए वो सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, ठीक है। ब्रिंग ऑल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स टू द कोर्ट फॉर देयर डिफेंस। नेक्स्ट हम लोग करेंगे ये ऑर्डर 5 रूल 9, ये भी डिलीवरी से ही रिलेटेड है, ठीक है। देखो दो प्रकार के डिलीवरी होता है। पहला है स्टैंडर्ड डिलीवरी, उसके बाद है ऑल्टरनेटिव डिलीवरी, उसके बाद होता है आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन डिफेंडेंट या तो प्रूफ ऑफ सर्विस। अब देखो क्या है, ये 4 केसेस है, इन केसेस में क्या होता है वो आपको देखना है, ठीक है। सबसे पहला केस है स्टैंडर्ड डिलीवरी। देखो, डिफेंडेंट विद इन जुरिस्डिक्शन, अगर डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट में आपने केस किया, कोर्ट उसको क्या भेजेगा बताओ, सम्मन भेजेगा। तो अगर उसके अगेंस्ट सम्मन भेजा जा रहा है, उसके लिए सम्मन भेजा जा रहा है, तो अगर वो जुरिस्डिक्शन के अंदर है या बाहर है वो देखा जाएगा सबसे पहले। मतलब एक कोर्ट का तो जुरिस्डिक्शन होता है ना, मतलब ये है कोर्ट, अब ये पकड़ लो ये कोर्ट, अब उसका एक एरिया होगा, इसके बाहर वो नहीं जा सकता, उसका एक जुरिस्डिक्शन होता है। अगर डिफेंडेंट यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो क्या होगा वो देखते सबसे पहले। अगर जुरिस्डिक्शन के अंदर है तो क्या होगा, देखो, सम्मन इज डिलीवर्ड बाय कोर्ट ऑफिसर, कोर्ट का ऑफिसर जाएगा, अप्रूव्ड कुरियर सर्विस या तो कुरियर सर्विस, और सेंट टू अनदर कोर्ट फॉर सर्विस विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन, ठीक है, विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन। अगर आप जुरिस्डिक्शन के अंदर हो तो कोर्ट से जाएगा इंसान, या तो पोस्ट से जाएगा आपका सम्मन, ठीक है, या तो
कुरियर सर्विस से जाएगा या तो कोर्ट का ऑफिसर लेकर आएगा। अगर आप जुरिस्डिक्शन के बाहर हो तो किसी दूसरे कोर्ट, जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर हो ना, आप पकड़ लो आप यहाँ पे रहते हो, इस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं हो, तो यहाँ पे एक दूसरा कोर्ट होगा जिसके जुरिस्डिक्शन में आप आ रहे हो, तो इस कोर्ट को भेजा जाएगा और ये कोर्ट आपको भेजेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये वाला जो कोर्ट है ये आपको भेजेगा। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, फटाफट देख लेते एक बार। देखो, समन इज डिलीवर्ड बाय कोर्ट ऑफिसर अप्रूव्ड कुरियर सर्विस और सेंड टू अनदर कोर्ट फॉर सर्विस विद इन जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है, मेल से भी भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं, अप्रूव्ड कुरियर सर्विस फॉर फैक्स एंड ईमेल डिपेंडिंग ऑन कोर्ट रूल। कोर्ट का रूल क्या है, कैन बी यूज्ड बट द प्लेंटिफ पेज फॉर दिस। प्लेंटिफ जो है वो पे करेगा ऑब्वियसली। प्लेंटिफ कौन? मैंने आपके अगेंस्ट पे केस किया, तो जो आपको भेजने का खर्चा है, ठीक है ना, सम्मन वगैरह, उसका खर्चा कौन पे करेगा? मैं। आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन डिफेंडेंट, अगर आप आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन, कोर्ट में अलाउ डिफरेंट सर्विस मेथड बियॉन्ड द स्टैंडर्ड ऑप्शन। स्टैंडर्ड ऑप्शन के अलावा कोई दूसरा मेथड चूज करेगा कोर्ट, अगर आप जुरिस्डिक्शन के बाहर हो। प्रूफ ऑफ सर्विस, इसका मतलब हमेशा याद रखना, एक्नॉलेजमेंट रिसीट और रिटर्न्ड मेल इंडिकेटिंग रिफ्यूजल सिग्निफाइज सक्सेसफुल सर्विस। इसका मतलब क्या? देखो, दो प्रकार का सक्सेस हो सकता है, दो प्रकार से अपने को पता लग सकता है कि आपको आपके पास पहुंच चुका है। पहला तो ये है कि आपने एक्नॉलेजमेंट रिसीट जो है आपने उसको दिया है। ये क्या होता है एक्नॉलेजमेंट रिसीट? वही होता है साइन कर देना कि हाँ आपको मिल चुका है। या तो आपने रिटर्न कर दिया मेल, ठीक है, रिटर्न कर दिया मेल, जो मेल आपको पास आया वो रिटर्न कर दिया आपने, तो ये भी इंडिकेट करता है। ठीक है, मेल और रिटर्न्ड मेल इंडिकेटिंग रिफ्यूज़ल सिग्निफाइज सक्सेसफुल सर्विस। तो आप रिफ्यूज़ल आप रिफ्यूज़ कर रहे हो आने से, आप सम्मन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आपने वापस भेज दिया, तो सिर्फ इसका मतलब ये होता है कि प्रूफ है कि सर्विस आप तक पहुंच चुका है, सम्मन जो है वो आप तक पहुंचा है। अब आपने या तो एक्सेप्ट किया उसको या तो आपने रिजेक्ट कर दिया, उसको वापस भेज दिया। ठीक है, ये 5 जो है ये 1 2 3 4 पॉइंट याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम डिफेंस से रिलेटेड कुछ सीखेंगे। डिफेंस से रिलेटेड हम लोग सीखेंगे। देखो, अपने आप को डिफेंड करना चाहते हो? हाँ चाहते हैं सर, सम्मन आया है सर, क्या करें? डिफेंड करना है सर, क्या करें? देखो, द डिफेंडेंट टिपिकली हैज़ 30 days टू फाइल अ रिटन डिफेंस, है ना, आफ्टर बीइंग सर्व्ड विद अ समन। If they miss the deadline, the court may allow them to file it later, but not later than 90 days. तो मैक्सिमम 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिटर्न भेजना होगा कि आप अपने आप को कैसे डिफेंड करते हो। आपका लॉयर ही भेजेगा, आप लॉयर को बात करके लॉयर ही भेजेगा वो ऑब्वियसली। 30 दिन के अंदर अंदर, अगर बाई चांस 30 दिन के अंदर अंदर नहीं हो पा रहा तो मैक्सिमम 90 डेज, ये भी ग्रांट जो है कोर्ट ही देगा कि हाँ आपका एक्सटेंशन होगा कि नहीं होगा। फिर द रूल इज़ कंसिडर्ड अ प्रोसीजरल गाइडेंस directory rather than a strict requirement. It does not define the court power or consequences if an extension isn't granted. मतलब अगर आपको एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट के पास पावर है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। इट डज़ नॉट डिफाइन द कोर्ट्स पावर और कंसिक्वेंसेस इफ़ एन एक्सटेंशन इजंट ग्रांटेड। एक्सटेंशन अगर आपको नहीं दिया जा रहा है तो कौन से ग्राउंड्स में नहीं दिया जा रहा है वो कोर्ट आपको बताएगा। बेसिकली इससे क्या समझने को आता है मेरे को कि बेसिकली द डिफेंडेंट शुड एम टू फाइल देयर डिफेंस विद इन 30 days, बट द कोर्ट हैज़ सम फ्लेक्सिबिलिटी टू अलाउ अ लेट फाइलिंग विद इन अ लिमिट। अब लेट फाइलिंग है 90 days, ठीक है, ये मैंने खुद से बना के लिखा है सो दैट आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, ये डिफेंस मतलब अपने आप को डिफेंड कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं। डेडलाइन देखो, डेडलाइन सिमिलर टू रेगुलर केसेस द डिफेंडेंट हैज़ 30 days, ये पता है। फिर लेट फाइलिंग, हाँ हो सकता है। इफ़ ए डेडलाइन इज मिस्ड द कोर्ट मे अलाउ अ लेट फाइलिंग बट विद अ स्ट्रिक्ट लिमिटेशन, वो लिमिटेशन वगैरह कोर्ट सेट करेगा। लेट फाइलिंग कंडीशन, द कोर्ट मस्ट रिकॉर्ड द रीज़न फॉर अलाउइंग अ लेट फाइलिंग। मैंने आपको पहले ही बताया था, कोर्ट रिकॉर्ड करेगा कि भैया तुमको जो लेट फाइल करने के लिए हम अलाउ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। द डिफेंडेंट मस्ट पे एनी कॉस्ट टू द कोर्ट डीम्स अप्रोप्रिएट। अब लेट फाइल हो रहा है तो एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट, the absolute deadline for a late filing is 120 days from the service date। ये है absolute deadline, मतलब
पहला है 30, उसके बाद 90, उसके बाद 120, इसके बाद हो ही नहीं सकता। एडिशनल फ़ीस दोगे, इसमें अड वलोरम फ़ीस दोगे, एडिशनल के ऊपर फीस दोगे। नेक्स्ट देखो, नो डिफेंस आफ्टर डेडलाइन। इफ़ डेडलाइन के बाद भाई मेरे तुम अगर कहोगे कि मैं अपने आप को डिफेंड करना चाहता हूँ, नहीं बेटा, डेडलाइन ख़त्म डिफेंड करने का, अब तो नहीं हो सकता। इफ़ द डिफेंडेंट मिसेस द 120 डेज डेडलाइन, दे लूज द राइट टू फाइल अ रिटन स्टेटमेंट एंटायरली, द कोर्ट वोंट एक्सेप्ट इट, कोर्ट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इसका एक छोटा समरी अगर मैं बताऊँ, इन एसेंस दिस लॉ इज stricter for commercial court cases. There is a shorter window for late filing with additional cost, and missing the deadline completely eliminates the defendant chance to submit a written defense. Easy way में मैंने समझा दिया है आपको, पूरा हो चुका है ये, ठीक है, ये समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पूरा जो है आपको आज के आज याद कर लेना है, ठीक है। 30 मिनट का वीडियो मैं बनाता हूँ सो दैट आप लोग जो है ना बोर ना हो जाओ। नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे, चैप्टर जो है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है सब कुछ, देन ऑब्वियसली जो है आपको ये नोट्स राइट डाउन करके याद कर लेना है। एंड ऑल्सो आई टेल यू वन थिंग कि ये नोट्स जो है आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, हमारे एप्लीकेशन एग्जाम स्कोर प्रोफेशनल हब। चलो, अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं क्विज़ वगैरह जो है पूछता रहता हूँ हर स्टूडेंट से, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट्स के साथ। एंड टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना है फॉर एडिशनल नोट्स वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।